उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए एक विशेष जो निबंध की श्रृंखला है वो यहाँ पर आरंभ की गई है। इसमें आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली जितनी भी मुख्य परीक्षाएं हैं, चाहे वो पीसीएस की मुख्य परीक्षा हो, समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा हो या खंड शिक्षा अधिकारी, या जितनी भी इस प्रकार की मुख्य परीक्षाएं हैं जहां निबंध का अपना महत्व है, मतलब आपको करीब 700 से लेकर 600 शब्दों के जो निबंध लिखने होते हैं, उनमें ये श्रृंखला आपकी काफ़ी सहायता करने वाली है। और इसमें जो दूसरा मुद्दा आपके सामने प्रस्तुत है वो है भारतीय संस्कृति का, जिसमें कि आप सबल और दुर्बल पक्ष ये दोनों देखने वाले हैं। और यहाँ पर आपके सामने एक प्रारूप प्रस्तुत किया गया है जिसमें कि आपको ये आइडिया लगेगा, मतलब ये समझ में आ जाएगा कि आपको निबंध लिखना कैसे है। प्रारूप पहले बना लेना चाहिए। निबंध के जब विषय आपको दिए जाएं या आपके सामने प्रस्तुत हो तो उसका एक ढांचा तैयार कर लेना चाहिए, और ये वाला काम आप रफ में करिएगा। परीक्षा की कॉपी में जहां निबंध लिख रहे हैं वहां ये काम मत करिएगा। ऐसा नहीं कि निबंध के लिए आपने हेडिंग डाल दी और उसके बाद आप प्रारूप हेडिंग डालकर उसमें ऐसे मुद्दे लिख रहे हैं। ये रणनीति है, एक योजना है, और इसी योजना पर आप पूरे निबंध को आकार देने वाले हैं। तो योजना किसी के सामने जाहिर नहीं की जाती, ये गुप्त योजना है, और इस गुप्त योजना को आप रफ में करेंगे और काट देंगे। तो ये चीज़ें हैं। प्रारूप में देखिए इसमें लिखा क्या जा सकता है। पहले तो आप संस्कृति की परिभाषा दीजिए, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि प्रस्तावना आप यहीं से शुरू करिए। शुरुआत करना बड़ा टेढ़ा काम होता है। निबंध में एक बार अगर आप शुरू कर दिए, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई तो वो पूरी रफ्तार में चलेगी और अंत तक बढ़िया से चलती जाएगी। लेकिन अगर शुरुआत में गड़बड़ी हो गई तो फिर दिक्कतें आती हैं। इसलिए शुरुआत में सावधानी रखिए। और संस्कृति की परिभाषा इसमें सबसे पहले हम दे सकते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति के बारे में कहा अवश्य ही जा रहा है, लेकिन संस्कृति शब्द का अपना एक अर्थ है, तो उसको हम यहाँ पर परिभाषित कर सकते हैं। इसके बाद समाजशास्त्री जो लोग हैं, मतलब समाजशास्त्र के विद्वान लोग हैं, उनका संस्कृति पर क्या मत है, क्या विचार है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। भारतीय संस्कृति की महत्ता और सर्वोच्चता किस प्रकार की है, उसकी महिमा और उसकी जो सर्वोच्चता है वो किस प्रकार से और जो संस्कृतियां हैं उनसे बेहतर है, इसको हम यहाँ पर जाहिर कर सकते हैं। सबल पक्ष जो है, यहाँ कहा गया है ना कि सबल और दुर्बल पक्ष, तो सबल पक्ष के फेवर में हम अपने तर्क को प्रस्तुत कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि सबल पक्ष जो है वो ये है, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, सकारात्मक चीज़ों को हमें दिखाना है। इसके बाद दुर्बल पक्ष की समीक्षा कर सकते हैं, कमज़ोर पक्ष को भी हम लोग सामने लाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ तारीफ ही करेंगे, जो कमियां हैं उनको भी यहाँ पर व्यक्त करेंगे। इसके बाद दुर्बलता का कारण भी होगा, जब कमजोरी है तो उसकी वजह होगी, उसको भी यहाँ पर परिभाषित करेंगे। और अंत में एक उपसंहार लिखेंगे जिसमें कि एक समाधान देंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। ये पूरा एक प्रारूप है, और इसके आधार पर आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं, और अगर आप अपनी ओर से कोई प्रारूप बनाना चाहें तो ये और अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं प्रस्तावना कैसे शुरू होती है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि निबंध में सकारात्मक पक्ष को हमेशा पहली प्राथमिकता दीजिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही लिखिए, लेकिन पहली जो प्रायोरिटी है वो उसी को मिलनी चाहिए। उसके बाद तब आप नकारात्मक पक्ष को दर्शाइए, और संतुलन आपका ऐसा होना चाहिए कि उसमें दोनों बराबर बराबर नहीं, बल्कि जो सकारात्मक पक्ष है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो और नकारात्मक पक्ष जो है वो थोड़ा सा कम हो। ऐसे इसको रखिएगा। देखिए इसमें क्या हो सकता है। तो किसी विषय वस्तु में गुण अवगुण आलोचना या प्रशंसा करने से पहले उसका सही अर्थ आपको ज्ञात होना चाहिए। मतलब आपको पता रहेगा तभी तो आप उसके अंदर कमियां निकालिएगा या उसको आप उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। तो यहाँ अर्थ मालूम होना आवश्यक है। और चर्चा यदि भारतीय संस्कृति की हो रही हो तो गहन चिंतन के बाद जो निष्कर्ष है वो अपेक्षित होता है। यानी पहले आपको गहराई से इसका चिंतन करना होगा और उसके बाद तभी किसी नतीजे पर पहुंचना होगा। संस्कृति शब्द जो है ये बहुत छोटा है ना, छोटा देख तो रहे हैं आप, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें घुसी हुई है, मतलब बहुत सारे पक्षों से ये युक्त है। जैसे कि रीति रिवाज इसमें भरे हुए हैं। इसके अलावा धर्म है, दर्शन है, ज्ञान विज्ञान, संस्कार, आचार विचार, साहित्य, बौद्धिक क्रियाकलाप, मानव सभ्यता के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो सब इसके अंदर समावेशित है। संस्कृति इन तत्वों से बनती है और ये धीरे धीरे विकसित होती है। ऐसा नहीं कि ये एकाएक प्रकट हो गई, इसमें विकास होता है। पहले ये निर्मित होती है और उसके बाद इसमें धीरे धीरे जो अच्छाइयाँ हैं वो भी भरती हैं और बुराइयाँ भी भरती हैं। अब यहाँ पर संस्कृति शब्द का अर्थ देख लेते हैं। तो संस्कृति शब्द का जो सही अर्थ है वो है भली भांति किया गया सुंदर और सुसज्जित कार्य। ये शाब्दिक अर्थ है। आप इस शाब्दिक अर्थ को शुरुआत में भी लिख सकते हैं, एकदम शुरू में, या बीच में ऐसे यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ तक आकर लगभग आपकी जो प्रस्तावना है वो पूरी हो जाती है। थोड़ा सा आप और लंबा खींच सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े पैराग्राफ लिखने से बचिए। बहुत छोटे छोटे 2-2 लाइन के पैराग्राफ भी ना हो, और ऐसा नहीं कि पूरे 15-20 लाइन का आप एक पैराग्राफ बना रहे हैं, उसमें भी पढ़ने वाले को घबराहट होने लगती है। तो छोटे पैराग्राफ एक औसत साइज के लिखिए और जितने हो सके उतने काव्य और उद्धरण का इस्तेमाल करिए।
अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि कविताओं से भर दीजिए, लेकिन एक संतुलन बनाकर लिखिए। इससे आपका निबंध जो है वो रोचक और आकर्षक होगा, क्योंकि निबंध तो सभी लिखेंगे, वहाँ लिखने वालों की कमी नहीं है। तो आपको अपनी कॉपी ऐसे तैयार करनी है कि वो परीक्षक को अपनी ओर आकर्षित कर ले, तभी आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कहा गया कि यह कोई स्वाभाविक व्यवहार नहीं है। ये जो संस्कृति है इसके बारे में कहा गया कि ये कोई स्वाभाविक व्यवहार नहीं है, बल्कि ये सीखने योग्य विद्या है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होती है, उन्नयन की ओर अग्रसर होती है या पतन की ओर भी जा सकती है। मतलब इसमें गिरावट भी हो सकती है, ऐसे नहीं कि सिर्फ विकसित ही होगी। किसी भी देश के लिए संस्कृति का विशेष महत्व होता है। मतलब यहाँ पर अगर कहा जाए तो जो देश है, राष्ट्र है, उनकी अपनी अपनी संस्कृतियाँ हैं, या महाद्वीपों के आधार पर भी देखें तो संस्कृतियों का विभाजन हम कर सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति। तो इस प्रकार से हर देश, चाहे वो पाश्चात्य हो या यहाँ पूर्वी देश हो, इनमें संस्कृतियाँ अपना महत्व रखती हैं और श्रेष्ठ महत्व रखती हैं। लेकिन इसमें भारतीय संस्कृति को हम लोग सबसे प्राथमिकता देकर रखेंगे। देखिए, तो यहाँ कहा गया कि क्योंकि संस्कृति ही उस राष्ट्र की बौद्धिक चेतना, आत्मिक प्रगति और ज्ञान विज्ञान की अभिव्यक्ति है, यह अपने विशाल प्रारूप में मान्यताएं, कला, रीति रिवाजों, धर्म, दर्शन आदि को समेटे हुए। मतलब ये सब चीजें इसमें आती हैं। संस्कृति केवल आदर्शों का नाम नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के सर्वांगीण विकास का आधार स्तंभ है। मतलब मनुष्य इसकी ही बदौलत पूरा विकास करता है, अपने जितने भी चीजें हैं, जितने भी गुण हैं, जितने भी पहलू हैं, उन्हें विकसित कर सकता है। भारतीय संस्कृति की अगर बात करें, यहाँ तक तो हमने एक समय की चर्चा की है, सभी संस्कृतियों के बारे में एक समग्र रूप से कह दिया। लेकिन भारतीय संस्कृति के बारे में कहा जाए तो ये न केवल प्राचीन है बल्कि श्रेष्ठ भी है। ऐसा हम भारतीय मानते हैं और विदेशियों ने भी इसे स्वीकार किया है। शास्त्रों में इसके लिए आत्मान संस्कृति वाक्यांश जो है वो प्रस्तुत हुआ है। आत्मान संस्कृति, ये जो वाक्यांश है ये कहाँ से आया है? ये शास्त्रों से आया है। और आत्मान संस्कृति का मतलब क्या होता है? उन्नयन की संस्कृति, यानी उत्कर्ष की संस्कृति या विकास की संस्कृति। जहां यह गुणों से प्रचुर है, यहाँ गण लिखा हुआ है, यहाँ होगा गुण, ठीक है। तो गुणों से ये प्रचुर है, भरी हुई है। वहीं कुछ दुर्बलताएं भी यहाँ उपस्थित है। दुर्बलताएं भी कम नहीं है, हालांकि गुणों जितनी नहीं है। दुर्बलताएं इसलिए होती हैं क्योंकि संस्कृति हो या सभ्यता, मतलब यहाँ पर दोनों ही चीजों की बात की जा रही है, इनका निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन है? मनुष्य ही तो है। और मनुष्य कभी संपूर्ण नहीं होता, मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ कमियां होती हैं। मनुष्य संपूर्ण अगर हो जाए तो वो देवता बन जाएगा, यानी वो परम सत्ता में परिवर्तित हो जाएगा। तो मानव है तो उसके अंदर अवगुण होंगे, और वही जब संस्कृतियों को या सभ्यता को बना रहा है तो जो बनाएगा उसके अंदर भी कमियां होंगी। और वही यहाँ कहा गया है, मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व में कोई न कोई पक्ष ऐसा अवश्य होता है जो कि त्रुटियों से युक्त होता है। और एक तथ्य यह भी है कि मनुष्य एक जैसे नहीं होते, बहुत तरह के इंसान होते हैं। कुछ लोग दैवीय गुणों वाले होते हैं, मतलब उनके अंदर अच्छे गुणों का समावेश ज़्यादा होता है। कुछ लोग आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाले यानी बुराई से भरे हुए लोग हैं, दुर्जन लोग हैं, वो जीना छोड़ देते हैं। वो भी तो जीवित रहते हैं, उनकी अपनी सभ्यता होती है, अपनी संस्कृति होती है। तो उनके द्वारा जो संस्कृति बनेगी उसमें अवगुणों का समावेश ज़्यादा होगा। और जो दैवीय प्रवृत्ति वाले लोगों के द्वारा बनाई गई सभ्यता संस्कृति होगी उसमें अच्छे गुणों का समावेश होगा, लेकिन गुण और अवगुण दोनों पाए जाएंगे, ये चीज़ें। और इस विषमता की जो छाप है ये संस्कृतियों पर परिलक्षित होनी स्वाभाविक है। तो यही चीज़ भारतीय संस्कृति पर भी लागू होती है। आइए अब आगे देखते हैं भारतीय संस्कृति का जो सबसे सबल पक्ष है। अब यहाँ पर सबलता की चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे सबल पक्ष यह है कि पाषाण काल से लेकर, जो पत्थर युग था, वहां से लेकर अब तक हमारी संस्कृति ने उत्तरोत्तर विकास किया है। इसमें अपकर्ष कम हुआ है और उत्कर्ष ज़्यादा हुआ है। लगातार वृद्धि हुई है, गतिशीलता के साथ स्थायित्व। देखिए यह गतिशील है और इसीलिए अभी तक चल रही है। अगर ये स्थिर होती, जड़वत होती, तो वहीं टूट जाती, बिखर जाती या कुचल दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। स्थायित्व भी इसके अंदर है और गतिशीलता भी है। परिस्थिति के हिसाब से ढलने का गुण है, और यही विशिष्ट गुण इसको जीवित रखे हुए है। प्राचीन समय में जन्म लेने वाली अनेकों संस्कृतियां जो कि इसी के साथ पैदा हुई थी या इससे बाद में आई थी, वो विलीन हो गई, समय के साथ खो गई कहीं। लेकिन हम बने हुए हैं, अपनी पहचान बनाए हुए हैं। कहा गया है ना यहाँ पे कि लेकिन भारतीय संस्कृति का जो समावेशी स्वरूप है ये इसे आज भी अटल बनाए हुए है। यद्यपि इस्लामिक, सूफी और जो यूरोपीय विदेशी हैं उन्होंने यहाँ घुसपैठ की और हमारी संस्कृति को कुचलने का भी पुरजोर प्रयास किया। आपने देखा है किस प्रकार से यहाँ के जो स्थापत्य हैं वो तोड़े जाते हैं, ग्रंथों को जलाया जाता है, धर्म परिवर्तन किया जाता है, तरह तरह से प्रभाव डाला जाता है। तो वो सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जो संस्कृति है वो नष्ट हो गई। हम बने हुए हैं, भले ही थोड़े समय के लिए नीचे दबा दिए गए।
यहाँ विदेशी संस्कृतियों के अतिक्रमण से केवल नुकसान ही नहीं होता, ऐसा नहीं कि कोई बाहर से सभ्यता आकर हमें आक्रांत कर रही है, हमारे अंदर संक्रमण कर रही है तो सिर्फ हमें घाटा लगेगा। घाटा ज़्यादा लगेगा लेकिन मुनाफा भी कुछ होगा। तो मुनाफा ये है कि जो विविधता और वैश्विक छवि है उसका उपहार हमें प्राप्त हुआ, विश्व स्तर पर एक पहचान बनाने का हमें अवसर प्राप्त हुआ और हमारे अंदर और ज़्यादा डाइवर्सिटी आई, यानी विविधता आई। धर्म और अध्यात्म, अब पैराग्राफ यहाँ से चेंज होता है। यहाँ जितना भी मैटर दिया हुआ है इसको आप आधार बनाकर अपनी जो विश्लेषणात्मक क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं और अपने शब्दों में लिख सकते हैं। निबंध कभी भी नकल करके नहीं लिखा जाता। ये जो मॉडल निबंध आपके सामने पेश किया जा रहा है ये सिर्फ आपको एक हिंट देने के लिए, लिखना आपको अपने शब्दों में। तो धर्म और अध्यात्म हमारी भारतीय संस्कृति के आधार हैं और यही कारण है कि विदेशी बर्बर या जो असभ्य संस्कार हैं उनकी छाप से हम सुरक्षित बचे रहे। धर्म और जो अध्यात्म है ये हमारी संस्कृति का आधार है, हमारे भारत का आधार है। और धर्म जहाँ होता है वहाँ बुरे कर्मों का स्थान नहीं होता, अगर धर्म की सच्ची परिभाषा जानने वाले लोग हैं तो। धर्म को पाखंड कहना सही नहीं है, धर्म का मतलब होता है परोपकार। तो यहाँ पर कहा गया कि इस पर आधारित हमारी संस्कृति है और इसीलिए बुराइयों से बची हुई है। पुरुषार्थ के जो 4 घटक हैं, पुरुषार्थ के जो 4 अंग होते हैं उन्हें आप जानते हैं कौन कौन सा? धर्म होता है, अर्थ होता है, काम होता है और मोक्ष होता है। इसमें से हमने धर्म को वरीयता दी है। पुरुषार्थ कई प्रकार के होते हैं, तो कौन व्यक्ति कैसा पुरुषार्थ कर रहा है इस पर उसकी प्रगति या उसकी जो स्थितियां हैं वो निर्भर करती हैं। तो भारतीय संस्कृति ने किस प्रकार का पुरुषार्थ किया है? धार्मिक, धर्म की रक्षा। इसके बाद देख लीजिए मोक्ष, इसको भी जीवन का आधार बनाया है। धर्म और मोक्ष ये दोनों जो इसमें सबसे उजले पक्ष हैं उसको हमने चुना है। हमने न तो काम को चुना न अर्थ को चुना। अब ये बात अलग है कि अब समय बीतने के साथ साथ हम इन दोनों चीज़ों के पुजारी होते जा रहे हैं। आज की जो हमारी जनरेशन है वो इनकी ओर ज़्यादा झुक रही है, तो वो पाश्चात्य सभ्यताओं का ही असर है। अब इसके बाद देख लीजिए, यहाँ कहा गया कि भारतीय संस्कृति सहिष्णु और समन्वयवादी है। ये कैसी है? सहिष्णु है, उदारवादी है और समन्वयवादी है। इसने वसुधैव कुटुंबकम और तमसो मां ज्योतिर्गमय इनको आदर्श वाक्य के तौर पर स्वीकार किया। इस तरह के जो उद्धरण है उन्हें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें अंडरलाइन कर दीजिएगा, यहाँ किया नहीं है, या इन्हें इन्वर्टेड कॉमा में पैक कर दीजिएगा। इससे अच्छा असर पड़ेगा और तुरंत ही उधर ध्यान जाएगा। तो इन्हें हमने आदर्श वाक्य बनाया है। और ग्रहणशीलता का परिचय देकर भारतीय संस्कृति ने स्वयं को विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाया है। ये चीजें हम देखते हैं। इसके बाद यहाँ एकता का भाव धर्म आधारित भेदभाव और संकीर्णता को दूर करने में सक्षम है। सर्वोच्च ईश्वरीय सत्ता में अखंड विश्वास, यह भी भारतीय संस्कृति का अमूल्य गुण है। ईश्वरीय सत्ता में हम लोग अटूट विश्वास करते हैं और इसी के चलते जितने भी हमारे कर्म हैं उनको हम ईश्वर के चरणों में सौंप कर संतुष्ट हो जाते हैं कि फल देना उनका काम है। गीता का जो दर्शन है उसको हम लोग आधार बनाते हैं, तो वो इसका अमूल्य गुण है। मतलब काम आप करिए लेकिन परिणाम की चिंता मत करिए, तो ये बड़ा ही अच्छा कर्मयोग है और उसको हमने अपनाया है। वैदिक कथनों के द्वारा ये प्रमाणित भी होता है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ये चीजें। इसके बाद सामाजिक एकता और समरसता, यह हमारी संस्कृति को विशिष्ट और शक्तिशाली बनाते हैं, निसंदेह बनाते हैं। जैसे कि संयुक्त परिवार है, संस्कारों की दीक्षा है, जो बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ परिजन हैं, सदस्य हैं, उनके प्रति सम्मान है, सेवा भाव है, ये हमारी संस्कृति के आभूषण है। और आज के समाज में, हमारा जो भारतीय समाज है उसमें ये सब लुप्त होता जा रहा है। न तो अब संयुक्त परिवार टिक रहे हैं, रोज झगड़ा हो रहा है और अंत में बंटवारा हो जा रहा है। संस्कारों की शिक्षा अब धीरे धीरे गिरती जा रही है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि हमने सब कुछ धो दिया है, और बुजुर्गों का जो सम्मान है वो तो अब खतरे में पड़ गया है, लेकिन फिर भी भारतीय संस्कृति ने अभी भी इनको बचा कर रखा है। भाषा के स्तर पर अगर देखा जाए तो एकता, यह भी एक सबलता है। मतलब भाषाई एकता जो है यह भी सबलता का ही एक चिन्ह है। भारत की प्राचीनतम भाषा संस्कृत, सबसे पुरानी जो देववाणी है वो संस्कृत है। तो उसके बारे में कहा गया कि उससे अनेक भारतीय भाषाओं का उद्गम हुआ है। यहाँ तक कि जो हिंदी है उसे भी संस्कृत से ही निकला माना जाता है। ब्राह्मी लिपि जो है ये अनेक देशज लिपियों की जन्मदात्री है। भाषा और लिपि में फर्क होता है, आप जानते हैं। लिपि वह होती है जिसे हम लिखने में इस्तेमाल करते हैं, और भाषा वो होती है जिसे हम बोलते हैं, बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा का जो उल्लेख है वो किया गया है। कला के क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ भी अद्भुत मौलिक एकता और एकरूपता दिखाई देती है, निसंदेह दिखती है, और यह हमारी संस्कृति को रंग प्रदान करती है। तो इतना हमने लिखा, अभी हम तारीफ कर रहे हैं। सबलता का परिमाण और पक्ष निसंदेह भारतीय संस्कृति में प्रबल है, ज्यादा है। लेकिन गुणों के साथ अवगुणों का होना एक प्राकृतिक चीज है, मतलब ये नेचुरल है, ऐसा होता ही है। भारतीय संस्कृति में एकता और समता की भावना तो है, ये तो है, लेकिन एक पृथकतावादी प्रतिबल भी यहाँ पर आता है।
जो कि इन चीज़ों पर पानी फेरने का प्रयास करता है। जैसे वैष्णव धर्म की जो प्रारंभिक अवस्था है, वैष्णव धर्म का मतलब क्या, यहाँ पर विष्णु भगवान जो है वो केंद्र में है, लेकिन बाद में क्या होता है, उनके अवतारों की पूजा होने लगती है। कोई राम का उपासक बन गया, कोई कृष्ण का उपासक बन गया, कोई दूसरे ही अवतार की पूजा कर रहा है। तो इस प्रकार से तो यहाँ राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा इस प्रकार से पैदा होती है। अच्छा, एक चीज़ और है कि ईश्वरीय सत्ता को हमने सर्वोच्च माना तो एक ईश्वर में भरोसा करना चाहिए, लेकिन उसमें भी ब्रह्मा विष्णु महेश ये पहले डिवाइड होते हैं, और उसके बाद जो शैव मतावलंबी हैं वो अलग हो जाते हैं, वैष्णव मतावलंबी अलग हो जाते हैं। जो शैव हैं उनके अंदर भी विभाजन हो जाता है। आपने जो नैनार संत हैं उनके बारे में पढ़ा है, इसके अलावा अलवारों के बारे में पढ़ा है। तो ये चीज़ें यहाँ दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से एक जो पृथकतावादी प्रतिबल है, अब जब आप अलग अलग अपने पंथ बनाएंगे तो वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, और ये एकता के लिए संकट होता है, तो उसके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है, और ये एक दुर्बलता है। कालांतर में उनके अवतारों का वर्गीकरण प्रत्यक्ष हुआ, मतलब वैष्णव जो धर्म था उसमें अवतारवाद का जो समावेश है वो दिखाई देता है। यहाँ से राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा ये सब निकल कर आती है, और इनमें वैचारिक विषमता होती है। जैन और बौद्ध धर्म जो है ये सनातन सभ्यता से ही अलग हुए थे, मतलब जो कुछ इन्होंने सीखा था वो सनातन संस्कृति से ही सीखा था, यानी हिंदू धर्म से ही सीखा था। लेकिन बाद में ये भी बुराइयों के शिकार होते हैं, समय के शिकार होते हैं, और इनमें भी विभाजन होता है। जगजाहिर बात है, अपने इतिहास में पढ़ रखा है, बौद्ध धर्म में हीनयान, महायान और बाद में वज्रयान जैसी बहुत सारी शाखाएं पैदा हो जाती हैं। इसी प्रकार से जैन धर्म में पहले श्वेतांबर, दिगंबर, उसके बाद न जाने कितने पंथ और जो संप्रदाय हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से जो पृथकता दिखाई दे रही है ये एक विरोधी भाव को दर्शाती है, इसे हमने देखा। और अलगाव और विभाजन से नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है, जो नीतिगत मूल्य होते हैं वो कमजोर पड़ने लगते हैं। ये खतरा है किसी भी संस्कृति या सभ्यता के लिए, और भारतीय संस्कृति उसी का शिकार बनी, निसंदेह बनी है, और काफ़ी बड़े पैमाने पर बनी है। हमारी संस्कृति बहुत बड़ी है, विस्तार ज़्यादा है, लेकिन क्षेत्रीय विषमताएं भी इसको पीड़ित करती हैं। मतलब जो क्षेत्रगत यहाँ पर विभाजन की स्थितियाँ हैं, वैचारिक मतभेद है, वो सामने आता है, और वो इस भारतीय संस्कृति के संगठन पर भारी पड़ता है। भारतीय भूभाग में सांस्कृतिक पहचान को लेकर क्षेत्रीय मतभेद इसका प्रमाण है। ये हम देखते हैं, भौगोलिक मतभेद को देखते हैं, क्षेत्रीय मतभेद को देखते हैं। जैसे कि अब यहाँ उदाहरण के तौर पे आप देखना चाहें तो पूर्वोत्तर भाग जो है यहाँ पर कुछ क्षेत्रीय संस्कृतियाँ प्रबल हैं, ऐसे ही दक्षिण में अपनी नीतियाँ हैं, वहाँ पर अलग ढंग के विचार हैं। और यह जो मतभेद है ये मनभेद उत्पन्न करता है। मतभेद तक तो ठीक है कि आपके विचारों में समानता नहीं है, लेकिन जब मनों में समानता नहीं होगी, आपके जो मस्तिष्क है वो एक दूसरे से यहाँ पर समावेशित नहीं होंगे, तब वहाँ पर टकराव की स्थिति पैदा होती है, और भाषाई आधार पर तब वहाँ झगड़े या जो झंझटें हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, ये चीज़ें। और इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो संस्कृति के साथ साथ जो राष्ट्रीयता है, राष्ट्रवाद है, देशभक्ति है, उसके लिए भी संकट होती है। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति ये एक प्रश्न चिन्ह लगा देती है। देखिए इसको, महिलाओं की स्थिति विशेषतः सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक कठोर प्रश्न चिन्ह रही है। मतलब ये बहुत कड़ा एक क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाते हैं। प्राचीन समय से ही महिलाओं के साथ दोहरा मानदंड रखा जाता है। मतलब कहीं तो उन्हें देवी दुर्गा मान लिया जाता है कि साक्षात वो चंडी और शक्ति का रूप है, और दूसरी ओर उन्हें एकदम से गृह कार्य करने वाली कोई मशीन या बच्चे पैदा करने वाला कोई यंत्र समझ लिया जाता है। मतलब ये समझा जाता है कि महिला है तो वो घर का काम करेगी, घर का काम उसी की जिम्मेदारी है, और ढेर सारे बाल बच्चे पैदा करके वंश वृद्धि करेगी, ये उसका काम है, इसके अलावा और उसका कोई कार्य क्षेत्र नहीं है। तो इस प्रकार का जो दोयम दर्जे का बर्ताव है ये सामाजिक असमानता को जन्म देता है। आपने आधी आबादी को कमतर समझ लिया तो यहाँ पर स्थितियाँ बिगड़ जाएंगी, क्योंकि असंतोष पैदा होगा। अब देखिए, और ये भारतीय संस्कृति का ही दुर्गुण नहीं है, जो पाश्चात्य सभ्यताएं हैं उनमें भी दिखाई देता है। अभी हाल ही में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के ऊपर एक अच्छा खासा जुर्माना ठोका गया है, क्योंकि उसने अपने प्रोफेसर में, जो प्रोफेसरों का पूरा दल था, उसमें महिला और पुरुषों के बीच में वेतन का भेदभाव किया था। पुरुषों को उसने ज़्यादा वेतन दिया और महिलाओं को कम दिया। तो बाद में न्याय किया गया और उन्हें जो मुआवजा है, महिलाओं को मुआवजा देने के लिए कहा गया कि आप उनका हर्जाना उन्हें दीजिए जितनी सैलरी आपने कम दी है। तो इस प्रकार का जो सामाजिक भेदभाव है वो अन्य संस्कृतियों में भी दिखाई देता है, तो वो भारतीय संस्कृति में भी दिखाई दे रहा है, और ये कमजोरी है। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर जो विध्वंसक, ये जो पुरानी सोच है, घिसी पिटी सोच है, इसका विध्वंसक परिणाम क्या हो सकता है। तो आज के समय में जितना भी नारी शोषण हो रहा है, चाहे वो यौन शोषण हो, मानसिक उत्पीड़न हो, या जितने भी प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, वो इसी सोच का नतीजा है। जैसे कि घरेलू हिंसा है, घर में भी औरतों के साथ मारपीट होती है, मारपीट न भी हो तो उन्हें ताने या कठोर वाक्य सुनने के लिए मिलते हैं।
अगर कामकाजी महिला है तब भी उससे अपेक्षा की जाती है कि वो पूरा घर संभाल ले, सास ससुर और जितने भी लोग परिवार में हैं उन्हें संतुष्ट कर ले, और उसके बाद तब वो दफ्तर की ओर जाए या दफ्तर के कामों के बारे में सोचे। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसे 10 बातें सुनने के लिए मिलती। तो उसी प्रकार की स्थितियां हर जगह बनती हैं। तो ये घरेलू हिंसा का ही रूप है। घरेलू हिंसा का मतलब सिर्फ मारना पीटना नहीं होता। यौन हिंसा है, ये तो सबसे गंभीर समस्या है। इसके अलावा भेदभाव, मतलब जो कार्यालयीय स्तर है वहां भी भेदभाव और घर में भी भेदभाव, कमतर समझना, ये सब चीजें इसमें आती हैं। और यह संस्कृति के नाम पर किए गए उत्पीड़न है। हम लोग कहते हैं कि ये तो संस्कारी चीज है, मतलब कोई लड़की जो है वो एकदम घर में सिर झुका कर रह रही है, माता पिता की एक एक आज्ञा का पालन कर रही है, बिल्कुल जैसे उससे कहा जा रहा है उसी रास्ते पर चल रही है, और जितना उसको टाइम दिया जा रहा है उतने ही समय तक वो घर से बाहर रह रही है और उसके बाद लौट के उसी समय घर आ जा रही है, मतलब जितना कहा जा रहा है उतना मान रही है, तो उसको कहा जाएगा कि बड़ी संस्कारी लड़की। अब ये जो संस्कार की परिभाषा बना दी गई है, ये इसी पुरातन और घिसी हुई सोच का नतीजा है। तो ये संस्कृति का रूप नहीं है, ये इसका एक विकृत स्वरूप है। अब देखिए, यहाँ पर कहा गया कि जो भारतीय संस्कृति है उसके नैतिक मूल्यों पर ये गहरा लांछन है, और ये है और इसको दूर करना चाहिए। तो आज के समय में भारतीय संस्कृति के दुर्बल पक्षों को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि जो सांस्कृतिक ढांचा है उसका फिर से एक बार पुनरावलोकन किया जाए, यानी उसका एक बार फिर से रिव्यू लिया जाए, और उसके अंदर जितने दोष हैं उनको ढूंढा जाए और फिर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाए। अब ये इतनी आसान चीज़ नहीं है, इतनी एक झटके में नहीं हो जाएगी, तो समय लगेगा। समय के साथ साथ ही ये दूर हो सकती है और सबका एक समेकित प्रयास इसमें काम करेगा। संस्कृति का निर्माता मनुष्य ही है, और इसी कारण संस्कृति के अवगुणों को दूर करने का जो उत्तरदायित्व है वह भी मनुष्य का है। ये बहुत बड़ी बात है। उपसंहार जब आप करिए ना, तो वहाँ ऐसे ऐसे विचारों को डाल दीजिए कि एग्जामिनर जो है वो आपका भक्त बन जाए। जितने आपके अंदर अच्छे विचार हैं, एकदम ज्वलंत विचार हैं, उसको आप यहाँ पर लिखिए। अब देखिए, इसके बाद ये कहा गया है कि यदि ऐसा हो गया तो अनेक सबल पक्षों के साथ हमारी भारतीय संस्कृति सर्वोच्च सिद्ध होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार से आप एक उपसंहार कर सकते हैं। ये सिर्फ एक नमूना था। इसमें हमने भारतीय संस्कृति के सबल और दुर्बल पक्षों पर एक अच्छी खासी जो पड़ताल है वो की है। यहाँ से आप मैटर ले सकते हैं और अपने विचारों को और ज़्यादा पोषित कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही, और यह श्रृंखला जारी रहेगी, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।